8 अगस्त 1963 रात अपनी गहरी सियाही में डूबी हुई थी। बर्तानिया की रॉयल मेल की एक ट्रेन खामोश पटरियों पर ग्लासगो से लंदन की तरफ बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें सिर्फ इंजन की हेडलाइट्स पटरियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस ट्रेन के एक मखसूस डब्बे में सिर्फ डाक नहीं थी, बल्कि किस्मतें बंद थी। नोटों से भरे थे 67 मिलियन पाउंड्स, इतनी खतीर रकम कि आज के हिसाब से तकरीबन 800 करोड़ रुपए, यानी एक चलता फिरता खजाना। और शायद उस रात बर्तानिया की पटरियों पर दौड़ती सबसे कीमती चीज। इंजन के अंदर 58 साला ड्राइवर जैक मिल्स अपने तजर्बे और एतमाद के साथ रात की खामोशी को चीरते हुए इंजन दौड़ा रहे थे। हर चीज मामूल के मुताबिक थी, पटरियों की रिदम, इंजन की गर्ज और रात का सन्नाटा। जैक मिल्स को अंदाजा भी ना था कि आने वाले चंद मिनट इन्हें तारीख का हिस्सा बना देंगे। इन्हें मालूम ना था कि कोई इनका इंतजार कर रहा है और एक ऐसा मंसूबा तैयार है जो दुनिया को हिला देगा। अचानक दूर अंधेरे में एक सुर्ख रोशनी चमकी। सिग्नल सुर्ख हो चुका था। जैक मिल्स चौंक उठे। इनकी नजरें सिग्नल पर जम गईं। ये नामुमकिन था। इस क्रॉसिंग पर रात के इस पहर रॉयल मेल की ट्रेन कभी नहीं रोकी जाती थी। एक लम्हे को इनके ज़हन में सवालात उभरे, खराबी, हादसा या कुछ और। मगर एक ड्राइवर के लिए सिग्नल हुक्म होता है। उन्होंने फौरन ब्रेक लगाई। पहियों से चीखती हुई आवाज निकली। लोहा पटरियों पर रगड़ खाकर चीखा और चंद लम्हों बाद अरबों की दौलत से भरी ट्रेन वीराने के बीच रुक चुकी थी। फिर खामोशी, खौफनाक खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ इंजन की भाप सुनाई दे रही थी। मगर जैक मिल्स नहीं जानते थे जहां सदी की सबसे बड़ी डकैती शुरू होने वाली थी, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। एक ऐसी वारदात जिसमें सिर्फ दौलत नहीं लूटी गई, गोया पूरी ट्रेन ही चुरा ली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएनजे की एक और सनसनीखेज वीडियो में खुशामदीद। और हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी हकीकी वारदात की तरफ जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। मगर ये फिल्म नहीं, हकीकत है। एक ऐसा मंसूबा जिसमें डाकुओं ने बर्तानिया की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड्स लूट लिए और हैरत अंगेज बात, एक भी गोली चलाए बगैर। ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं था, यह हकीकत थी। और हकीकत कभी कभी फिल्मों से भी ज्यादा खौफनाक होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक ऐसा मंसूबा था जिसे महीनों तक अंधेरे में तराशा गया, खामोशी से, सब्र से और शैतानी जहनियत के साथ। सब कुछ महीनों पहले लंदन के एक खुफिया कमरे से शुरू हुआ, जहां शहर के चंद बदनाम तरीन मुजरिम एक मेज के गिर्द बैठे थे। मेज पर नक्शे फैले थे, रेल के रूट्स, टाइमिंग, सिग्नल्स और एक ऐसा मंसूबा जो अगर कामयाब होता तो बर्तानिया की तारीख बदल देता। इस मेज के सिर पर बैठा था ब्रूस रेनॉल्ड्स, जिसे बाद में दुनिया द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के मास्टरमाइंड के तौर पर जानेगी। वो आम मुजरिम नहीं था, वो चोर नहीं, शतरंज का खिलाड़ी था और इसकी अगली चाल हुकूमत को लूटने वाली थी। ब्रूस के पास एक राज था, एक अंदरूनी राज, रॉयल मेल के अंदर से निकली हुई एक ऐसी खुफिया मालूमात जो किसी आम इंसान तक पहुंच ही नहीं सकती थी। ये इतला इसे रॉयल मेल के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, एक ऐसा शख्स जिसका नाम आज तक मुअम्मा है। कोई चेहरा नहीं, कोई शिनाख्त नहीं, सिर्फ एक साया, एक गद्दार जो पर्दे के पीछे बैठकर सदी की सबसे बड़ी डकैती का दरवाजा खोल रहा था। इस राज में बताया गया, ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल ट्रेन में एक खास डब्बा शामिल होता है जिसे HVP कहते हैं, यानी हाई वैल्यू पैकेजेस। ये एक ऐसा डब्बा होता है जो बाहर से आम लगता है, मगर अंदर खजाना छुपा होता है। बैंकों की रकम, मनी ऑर्डर्स, नोटों से भरे थैले और एक मखसूस दिन मामूल से कहीं ज्यादा दौलत इस डब्बे में सफर करने वाली थी। जैसे ही ब्रूस ने ये राज सुना, इसके जहन में सिर्फ एक ख्याल उभरा, ट्रेन लूटी नहीं जाएगी, ट्रेन चुरा ली जाएगी। मगर नाजरीन, ये सिर्फ खुफिया मालूमात काफी नहीं थी, सिर्फ मंसूबा काफी नहीं था। इस डकैती को अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं। ब्रूस रेनॉल्ड और उसके साथी बैंक लूट चुके थे, ज्वेलरी चोरी कर चुके थे, बड़ी वारदातें कर चुके थे, मगर एक चलती हुई सरकारी ट्रेन, ये खेल अलग था, खतरनाक और तकरीबन नामुमकिन। ब्रूस जानता था ये काम अकेले इसके बस का नहीं, और तब इसने राब्ता किया लंदन के एक बदनाम गिरोह से, साउथ कोस्ट रेडर्स, एक ऐसा नाम जिससे पुलिस भी कांपती थी। ये आम चोर नहीं थे, ये पेशावर हमलावर थे। ट्रेनों को रोकना, पटरियों पर वारदातें करना, बगैर निशान छोड़े गायब हो जाना इनका हुनर था। इनकी खुफिया मुलाकातें होने लगी वीरान फार्म हाउसेस में, बंद कमरों में, जहां नक्शे खुलते, टाइमिंग तय होती और जुर्म की तारीख लिखी जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई, 5 से 10, 10 से 15 और फिर 15 से ज्यादा अफराद। हर शख्स का किरदार तय था। कोई सिग्नल संभालेगा, कोई ड्राइवर पर काबू पाएगा, कोई डब्बे अलग करेगा, कोई नकदी मुंतकिल करेगा और कोई फरार की राह हमवार करेगा। ये डकैती नहीं, एक फौजी ऑपरेशन लगता था। और फिर उन्होंने एक असूल तय किया कि कोई गोली नहीं चलेगी, सिर्फ मंसूबा, सिर्फ रफ्तार, सिर्फ 15 मिनट और करोड़ों की लूट। इनका मानना था कि अगर एक भी गोली चली
तो खेल खत्म। मगर अगर सब मंसूबे के मुताबिक चला तो वो तारीख रकम करेंगे और वो तारीख अब करीब आ रही थी। 7 अगस्त 1963 शाम 6:50 पर ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन प्लेटफॉर्म मामूल के शोर से गूंज रहा था, मगर किसी को खबर ना थी कि चंद घंटों बाद ये ट्रेन तारीख की सबसे मशहूर डकैती का मरकज बनने वाली है। भारी इंजन ने धुआं छोड़ा, सीटी बजी और रॉयल मेल ट्रेन लंदन के लिए रवाना हो गई। अगली सुबह 4 बजे ह्यूस्टन स्टेशन पहुंचना था, मगर वो मंजिल तक कभी मामूल के मुताबिक ना पहुंच सके। ये कोई आम मुसाफिर ट्रेन नहीं थी, ये चलता फिरता पोस्ट ऑफिस थी। इसमें 12 डब्बे और पोस्टल अमला तकरीबन 72 था। सफर के दौरान ही खतूत छांटे जा रहे थे, पार्सल तरतीब दिए जा रहे थे। मगर दिलचस्प बात ये थी कि जिस डब्बे के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा था वो अभी इस ट्रेन के साथ था ही नहीं। HVB डब्बा, हाई वैल्यू पैकेजेस, अभी नैन वैली रेलवे स्टेशन पर महफूज खड़ा था। गोया शिकार अभी ट्रेन में शामिल ही नहीं हुआ था। जब रॉयल मेल रात के सफर में नैन वैली पहुंची तो रेल का अमला हरकत में आया और फिर वही हुआ जिसका डाकुओं को इंतजार था। HVB डब्बा इंजन के फौरन बाद दूसरे नंबर पर जोड़ दिया गया, बिल्कुल इसी जगह जहां मंसूबे के मुताबिक होना चाहिए था। ये पहली खुफिया इतला दुरुस्त निकली और डाकुओं के लिए ये इशारा था। लेकिन नाजरीन, इन्हें एक और इतला मिली थी और वो पहली से भी ज्यादा खतरनाक थी। एक ऐसा राज जिसने इस डकैती को सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन बना दिया, और यही राज अगले मंजर में सब कुछ बदल देगा। डाकुओं के पास सिर्फ एक मौका था और किस्मत उस रात जैसे इनके साथ खड़ी थी, क्योंकि इन्हें 2 ऐसी खुफिया इतलात मिल चुकी थी जिन्होंने इस डकैती को सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि अफसानवी बना दिया, और यही वो राज था जिसने पूरा खेल बदल दिया। HVP डब्बे आमतौर पर सख्त सिक्योरिटी में सफर करते हैं। इनमें जदीद अलार्म सिस्टम नस्ब थे, जरा सी छेड़छाड़ और फौरन खतरे का सिग्नल, गोया खजाने के गिर्द लोहे की दीवार। मगर किस्मत ने इस रात एक अजीब मोड़ लिया। डकैती वाले दिन HVP डब्बे सिक्योरिटी अलार्म वाले तीनों आउट ऑफ सर्विस थे और इस्तेमाल के काबिल नहीं थे, और मजबूरन रॉयल मेल को एक पुराना रिजर्व डब्बा इस्तेमाल करना पड़ा, M30249M, एक बोसीदा सा डब्बा जिसमें कोई अलार्म नहीं, कोई हिफाजती निजाम नहीं, कोई खामोश खबरदार करने वाला बटन नहीं, कुछ भी नहीं। गोया करोड़ों का खजाना बगैर ताले के रखा हुआ था। जब ये खबर रूस रेनॉल्ड तक पहुंची, उसने जान लिया आज किस्मत सिर्फ दरवाजा नहीं खोल रही, पूरा दरवाजा ही उखाड़ रही है। मगर फिर आई इतला नंबर 2। यही वो लम्हा था जब डकैती सिर्फ बड़ी नहीं, सदी की सबसे बड़ी डकैती बनने जा रही थी। आमतौर पर HVP डब्बे में तकरीबन 3 लाख पाउंड होते थे, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। गुज़िश्ता हफ्ता बैंक हॉलिडे वीकेंड गुजरा था, जिसकी वजह से कई दिनों की रकम एक साथ जमा हो चुकी थी, और अब इस एक डब्बे में तकरीबन 30 लाख पाउंड थे, यानी 12 गुना ज्यादा। ये महज इत्तेफाक लगता था, मगर डाकुओं के लिए ये बरसों के इंतजार का दिन था। वो इस लम्हे के लिए महीनों से मंसूबा बना रहे थे। ब्रूस ने नक्शे पर उंगली रखी और धीमी आवाज में कहा, यही रात है। अब इनके सामने सिर्फ दौलत ही नहीं थी, एक ऐसा मौका था जो शायद जिंदगी में एक बार मिलता है, और अगर वो कामयाब हो जाते तो दुनिया इन्हें भूल ना पाती। मगर इन्हें मालूम ना था कि यही कामिल मंसूबा एक मामूली सी गलती की वजह से बाद में इनकी तबाही बन जाएगा। मगर फिलहाल ट्रेन रात के अंधेरे में अपने खजाने के साथ मौत के जाल की तरफ बढ़ रही थी। 8 अगस्त 1963 रात तकरीबन 3 बजे का वक्त हो चुका था। महीनों की प्लानिंग अब चंद मिनटों में आजमाई जाने वाली थी। ब्रिग्स क्रॉसिंग के करीब घनी झाड़ियों में ये सब डाकू छुपे बैठे थे। गैंग के एक रुकन ने आगे बढ़कर सिग्नल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये कोई आम तकरीबकारी नहीं थी, ये एक जाल था। इसने सब्ज बत्ती के सामने एक दस्ताना फंसा दिया, यानी एक ग्लव्स फंसा दिया, ताकि असल सिग्नल छुप जाए। फिर बैटरी जोड़कर जाली सुर्ख लाइटें रोशन कर दी और फिर सब अंधेरे में गायब हो गए। दूर कहीं पटरियां कांपने लगी, इंजन की गर्ज सुनाई दी। रॉयल मेल आ रही थी। इंजन के अंदर जैक मिल्स रात का सीना चीरते चले जा रहे थे कि अचानक सुर्ख बत्ती, इनकी आंखें फैल गई। ये नामुमकिन था, इस क्रॉसिंग पर रॉयल मेल कभी नहीं रुकी थी। कुछ गलत था, मगर अब देर हो चुकी थी। उन्होंने ब्रेक लगाई, पहियों की चीख वीराने में गूंज उठी। लोहा पटरियों से रगड़ खाकर रहा और करोड़ों की दौलत से भरी ट्रेन खामोश अंधेरे में रुक गई। फिर एक अजीब खामोशी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। माउन ड्राइवर नीचे उतरे ताकि लाइन साइड टेलीफोन से सिग्नल मैन से राब्ता करें। उन्होंने रिसीवर उठाया, मगर फोन मुर्दा था। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि तार पहले ही काट दी गई थी। ये एक मंसूबे का हिस्सा था। वो घबरा कर पलटे ही थे कि झाड़ियों में हरकत हुई और डाकू अगले ही लम्हे अंधेरे से निकलकर इन पर टूट पड़े। उन्होंने माउन ड्राइवर को जमीन पर गिराकर काबू में कर लिया और सब कुछ चंद सेकंड में हो गया। उसी लम्हे दूसरे डाकू इंजन के दोनों तरफ से ऊपर चढ़ गए। अब इनका निशाना जैक मिल्स थे। उन्होंने ड्राइवर को काबू करने की कोशिश की, मगर जैक मिल्स ने मुजाहमत की। उन्होंने हार मानने से इनकार किया और एक डाकू ने लोहे की सलाख पूरी ताकत से उनके सर पर मार दी। खून बहा और जैक मिल्स ड्राइविंग सीट पर ही गिरकर बेहोश हो गए। जब इंजन पर कब्जा हो चुका तो इसी लम्हे गैंग के दूसरे अफराद हरकत में आए। रात के अंधेरे में तेजी से उन्होंने इंजन के पीछे लगे पहले 2 डब्बे ट्रेन से अलग कर दिए। एक तरफ बाकी डब्बे बेखबर खड़े थे और दूसरी तरफ करोड़ों की दौलत लिए इंजन अलग हो चुका था।
ये ऐसा था जैसे डाकू बैंक नहीं पूरा वॉल्ट उठा कर ले जा रहे हैं। इनका मंसूबा वाज़ेह था, यहाँ लूट मार नहीं करनी, ट्रेन को ब्रिगेस ब्रिज तक ले जाना था। क्रॉसिंग के करीब 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान पुल जहाँ इनका ट्रक पहले से ही इंतजार कर रहा था। डाकू अपने साथ एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर भी लाए थे। इसका काम था कब्जे में लिए गए इंजन को खुद चलाना। मंसूबा मुकम्मल था, सब कुछ हिसाब के मुताबिक, मगर फिर पहली बार मंसूबे में दरार पड़ी। जब इस रिटायर्ड ड्राइवर ने इंजन के कंट्रोल्स देखे, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये वो इंजन नहीं था जिसे वो जानता था। लीवर मुख्तलिफ, सिस्टम मुख्तलिफ, कंट्रोल्स अजनबी। इसके हाथ कांपने लगे और उसने एतराफ किया, मैं ये इंजन नहीं चला सकता। एक लम्हे को सब कुछ खतरे में पड़ गया। महीनों की प्लानिंग एक गलती से तबाह हो सकती थी। गैंग में घबराहट फैल गई, वक्त हाथ से निकल रहा था, हर सेकंड पुलिस के करीब आने का खतरा बढ़ा रहा था। तब उन्होंने वो किया जो मंसूबे में शामिल ही नहीं था। वो जख्मी जैक मिल्स के पास गए। वो अभी नीम बेहोशी में थे, सर से खून बह रहा था, सांसें भारी थी, मगर डाकुओं ने इन्हें झंझोड़ कर होश में लाया और बंदूक और धमकी के जोर पर कहा, ट्रेन चलाओ। जख्मी और खून में लथपथ और डाकुओं के रहमो करम पर जैक मिल्स ने दोबारा इंजन संभाला। एक ऐसा मंजर जिसे शायद वो खुद भी कभी ना भूल सके। फिर इंजन ने दोबारा सांस ली, धुआं निकला, पहिए घूमे और अगवाशुदा ट्रेन रात के अंधेरे में दोबारा चल पड़ी। सिर्फ 2 डब्बों के साथ, सिर्फ एक मकसद के लिए, वो थी डकैती। 1 किलोमीटर, मगर हर सेकंड क़यामत था। आखिरकार ट्रेन ब्रेग्स ब्रिज पर जाकर वहाँ नीचे सड़क पर इनका ट्रक इंतजार कर रहा था। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक वापस आ चुका था, मगर अब असल मरहला शुरू होने वाला। खजाना लोड होना था। 15 मिनट और एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती थी। और अब वो लम्हा आ चुका था जिसके लिए महीनों से साजिश बुनी जा रही थी। ब्रेग्स ब्रिज, रात का सुनसान ब्रिज, ऊपर अगवाशुदगान ट्रेन, नीचे सड़क पर इंतजार करता ट्रक और दरमियान में करोड़ों की दौलत। जैसे ही ट्रेन रुकी, डाकू हरकत में आए। कोई चीखा, वक्त शुरू, और फिर हर तरफ तेजी ही तेजी। वो सीधे HVP डब्बे की तरफ बढ़े। लोहे के औजार निकाले गए, भारी दरवाजों पर जरबे पड़ने लगे और कुछ ही देर में दरवाजा तोड़ दिया गया। खजाने का दरवाजा खुल चुका था। डाकू अंदर घुस गए। 5 पोस्टल एहलकार कुछ समझ पाते इससे पहले ही इन पर हमला हो चुका था। किसी को धक्का दिया गया, किसी को मारा गया, किसी को जमीन पर पटक दिया गया। उन्होंने मुंह के बल लिटाकर रस्सियों से बांध दिया गया। बेबस, खामोश और करोड़ों की लूटमार के गवाह। और फिर डाकुओं की नजरें इस खजाने में पड़ी। 128 थैले, हर थैला नोटों से भरा हुआ। 1 पाउंड, 5 पाउंड, 10 शिलिंग। इतनी रकम कि हाथ लगाते ही दिल धड़क उठे। और मजमूई वजन तकरीबन 2.5 टन। जी हाँ, 2.5 टन दौलत। मगर वक्त इनके खिलाफ था। सिर्फ 15 मिनट। ऊपर पुल पर ट्रेन, नीचे सड़क पर ट्रक। उनके पास टोटल 15 मिनट थे। इस 15 मिनट में उन्होंने इस दौलत को ट्रक में मुंतकिल करना था। उन्होंने लाइन बनाकर बैग्स को ट्रक में मुंतकिल किया और इसी तरह उन्होंने तकरीबन 120 बैग्स ट्रक में लोड कर लिए। अब टाइम की कमी की वजह से 8 बैग उन्हें छोड़ने पड़े और यूं 15 मिनट से भी कम वक्त में सदी की सबसे बड़ी डकैती तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, बगैर गोली चलाए। मगर नाजरीन, जाते जाते एक ऐसी गलती हुई जो बाद में इन सबको ले डूबी। एक मामूली सी गलती, इतनी छोटी कि उस वक्त किसी ने ध्यान भी न दिया, वही इस अजीम डकैती की तबाही का आगाज बनने जा रही थी। ट्रेन लूटी जा चुकी थी। ट्रक नोटों से लदा खड़ा था। करोड़ों पाउंड्स अब रियासत के खजाने से निकलकर डाकुओं के कब्जे में आ चुके थे। फरार से पहले एक डाकू झुका और रस्सियों में जकड़े हुए पोस्टल अमले से सर्द लहजे में बोला, 30 मिनट तक यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना जान चली जाएगी। ये एक धमकी थी, मगर इन्हें अंदाजा न था यही एक जुमला बाद में पुलिस को इन तक पहुँचाने का रास्ता देगा। एक लम्हे की जुबान महीनों की मंसूबा बंदी पर भारी पड़ने वाली थी। नीचे सड़क पर आस्टन लोड स्टार ट्रक इनका इंतजार कर रहा था। इनमें सारा खजाना लाद दिया गया और इनके साथ 2 लैंड रोवर्स भी थी। दोनों गाड़ियों पर एक ही नंबर प्लेट लगाई गई थी, BMG 757। एक नंबर, 2 गाड़ियां। फिर इंजन खामोश रह गया, पुल वीरान हो गया और डाकू रात के अंधेरे में गायब होने लगे। टायर मट्टी उड़ाते सुनसान देही रास्तों पर दौड़ रहे थे। दिलचस्प बात ये थी, फरार के दौरान VHF रेडियो पर वो पुलिस की गुफ्तगू भी सुनते जा रहे थे और यही इन्हें बरतरी दे रही थी। वो जानते थे कानून कहाँ है और उन्हें किस तरफ नहीं जाना। तकरीबन 15 मिनट की मुसलसल ड्राइव के बाद 4:30 पर वो अपने ठिकाने पहुंचे। ये अलग थलग फार्म हाउस था, वीराने में छुपा हुआ, और ये ओकली गांव के करीब था। वारदात की जगह से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर, पुलिस से दूर, दुनिया से दूर और वक्ती तौर पर महफूज। जैसे ही गाड़ियां रुकी, डाकुओं ने एक दूसरे को देखा, सांसें बहाल हुई और पहली बार इन्हें एहसास हुआ वो कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत को लूट लिया था, रॉयल मेल को लूट लिया था। मगर नाजरीन, इन्हें अभी मालूम नहीं था कि पुलिस इनसे ज्यादा दूर नहीं और इनका यही महफूज ठिकाना जल्द इनकी तबाही का मरकज बनने वाला था। क्योंकि डकैती कामयाब हो चुकी थी, मगर फरार अभी बाकी था। डाकू जब ओकली के उस खुफिया फार्म हाउस में पहुंचे तो वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक ट्रेन नहीं लूटी थी, उन्होंने बरतानिया के निजाम को ललकारा था और इस कामयाबी के नशे में खौफ की जगह जश्न ने ले ली। नोटों से भरे थैले खोले गए, कमरे के फर्श पर दौलत बिखर गई। कोई कहके लगा रहा था, कोई अपने हिस्से का ख्वाब देख रहा था और फिर किसी ने मजाक में कहा, चलो मोनोपोली खेलते हैं। मगर ये मजाक तारीख की सबसे महंगी गलती बनने वाला था। जी हाँ, उन्होंने मोनोपोली खेली और आम कागजी पैसों से नहीं, असली लूटे हुए नोटों से। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डकैती के फौरन बाद मुजरिम बैठे हैं और लूटे हुए करोड़ों के बीच बोर्ड गेम खेल रहे हैं।
इन्हें लग रहा था वो जीत गए हैं, मगर हकीकत में इसी मेज पर उनकी शिकस्त लिखी जा रही थी। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर कायम न रह सका कि अचानक कमरे में रखा VHF रेडियो बोलने लगा। पुलिस की आवाजें, ऑपरेशन, सर्च टीमें, हेलीकॉप्टर्स, रोड ब्लॉक्स और फिर वो जुमला जिसने सबके चेहरों से रंग उड़ा दिया। पुलिस 50 किलोमीटर के दायरे में तलाश कर रही थी। क्यों? क्योंकि जाते वक्त एक डाकू ने जो कहा था 30 मिनट तक बाहर मत निकलना, वही धमकी पुलिस वालों के लिए हिसाब बन गई। अगर अमला 30 मिनट तक बंधा रहा तो डाकू ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर जा सकते थे। एक मामूली जुमला और पुलिस इनके करीब पहुंच चुकी थी। अचानक जश्न खौफ में बदल गया। कहके खामोश हो गई। हर चेहरे पर घबराहट, हर आंख दरवाजे पर, हर आवाज मशकूक। असल मंसूबा था इतवार को निकलने का, मगर खौफ ने मंसूबा बदल दिया। फैसला हुआ कि फ्राइडे को ही फरार होना होगा। वक्त कम था, खतरा करीब। जुमेरात के दिन लूटी हुई रकम तकसीम हुई। उनके पास तकरीबन 25 लाख पाउंड थे। हर बड़े रुकन के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए। उस जमाने में ये ऐसी दौलत थी जो पूरी जिंदगियां बदल सकती थी और शायद तबाह भी। फरार से पहले उन्होंने सफाई शुरू की। हर चीज से उंगलियों के निशान मिटाए। दरवाजों पर, मेजों पर, हथियार, बोतलें, हत्ता के दीवारों पर भी। और एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई कि इनके जाने के बाद फार्म हाउस जला देना, ताकि कोई सबूत ना बचे और ना कोई सुराग मिले। मगर लालच हमेशा मंसूबे तोड़ देती है। उस शख्स ने पैसे लिए और गायब हो गया। ठिकाना जलाया ही नहीं और वही तबाही की शुरुआत बन गया। उधर पूरा बरतानिया खोल उठा था। हेलीकॉप्टर फिजा में, सड़कों पर नाकाबंदियां, मीडिया चीख रहा था। स्कॉटलैंड यार्ड मुतहरिक थी। फिर एक पड़ोसी सामने आया। उसने बताया 8 अगस्त की सुबह इस फार्म हाउस के गिर्द गैर मामूली सरगर्मी देखी गई। पुलिस फौरन पहुंची, छापा मारा और अंदर जुर्म की पूरी दुनिया पड़ी थी। खाली नकदी के थैले, रॉयल मेल के निशानात, डाक का सामान और एक ट्रक जिसे जल्दी में पीले रंग से पेंट किया गया था ताकि शनाख्त बदल दी जाए। मगर सबसे बड़ा सबूत वो नहीं था, वो एक मोनोपोली बोर्ड था। डाकू तकरीबन हर जगह से फिंगरप्रिंट्स मिटा चुके थे, मगर मोनोपोली के मोहरे, कार्ड्स, बोर्ड के किनारे वो भूल गए। चंद उंगलियों के निशान बाकी रह गए और वही इनके इंजाम की मोहर बन गए। स्कॉटलैंड यार्ड ने इन निशानात को मुजरिमों के पुराने रिकॉर्ड से मिलाया। एक मैच, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अचानक सदी की सबसे बड़ी डकैती के चेहरे बेनकाब हो गए। चंद ही दिनों में 16 में से 14 डाकू गिरफ्तार हो चुके थे। कुछ अपने घरों से पकड़े गए, कुछ छुपे हुए ठिकानों से और कुछ फरार की कोशिश में रास्ते में ही पकड़े गए। लेकिन फिर भी 2 लोग गायब रहे, ऐसे जैसे हवा में तहलील हो गए हों। पहला था वो रिजर्व ट्रेन ड्राइवर जिसका असल नाम आज तक किसी को मालूम ना हो सका। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई शनाख्त, बस एक साया जो इस कहानी में आया और फिर गायब हो गया। और दूसरा वो शख्स जिसने सब कुछ किया था, रॉयल मेल का एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, वही जिसने अंदरूनी मालूमात फराहम की थी, वही जिसने इस मंसूबे की बुनियाद रखी थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका नाम कभी भी सामने नहीं आया। ना गिरफ्तारी, ना शिनाख्त, ना चेहरा, सिर्फ एक राज जो आज तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। अदालत में मुकदमा चला और अदालत का फैसला साफ था। तकरीबन तमाम मुलज़िमान को 30 साल की सजा हुई। ये वो अंजाम था जो चंद घंटों की कामयाबी के बाद सालों की तबाही में बदल गया। और फिर वो जगह जहाँ सब कुछ हुआ था हमेशा के लिए बदल गई। ब्रेग्स ब्रिज एक आम पुल नहीं रहा। लोग इसे कहते हैं ट्रेन रॉबरी ब्रिज, एक ऐसा नाम जो जुर्म की याद दिलाता है और कानून की जीत भी। मगर इस कहानी का सबसे दर्दनाक बाप एक शख्स के लिए था, जैक मिल्स। वही 58 साल ड्राइवर, वही जिसने इस रात इंजन को रोका था, वही जिस पर हमला हुआ। सर पर लगने वाली चोट ने इसकी जिंदगी बदल दी। वो दोबारा कभी भी रेलवे वापस ना जा सका और ना वो आवाजें, ना वो इंजन की गूंज, ना ही वो रातें। और फिर हादसे के 7 साल बाद खामोशी ने अपना आखिरी वार किया। जैक मिल्स इस दुनिया से रुखसत हो गए। सदमा और यादें उनके साथ ही खत्म हो गई। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक डकैती की नहीं थी, ये लालच की थी, चालाकी की थी और एक ऐसी खामोश गलती की जो बड़ी से बड़ी सल्तनत को गिरा सकते हैं। क्योंकि आखिर में जुर्म जितना भी बड़ा हो वो कानून से नहीं बचता और तारीख हमेशा आखिरी जुमला खुद लिखती है। उम्मीद है आपको SMG TV की आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।